श्री शक्ति क्लासेज के इस नए वीडियो में। तो पिछला जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हम मेंडलिप की जो आवर्त सारणी उसके बारे में अध्ययन कर चुके थे। मेंडलिप की जो आवर्त सारणी थी उसमें कुछ कुछ आपकी क्या थी, कमियां थी। तो उन्हीं कमियों को है वो सुधारने के लिए और संशोधित रूप से और बिल्कुल सुव्यवस्थित और सरल है वो हमारे को मोंजले नामक वैज्ञानिक है लगभग सन 1913 में मतलब जो ये आवर्त सारणी दी थी। क्योंकि जब मोंजले ने अपनी आवर्त सारणी दी थी उस समय इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है इनकी खोज हो चुकी थी। मेंडलिप के समय इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है इनकी खोज यहाँ पर नहीं हुई थी। तो मोंजले ने अपनी आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर दी थी और मेंडलिप ने अपनी आवर्त सारणी थी वो किसके आधार पर दी थी, परमाणु भारों के आधार पर दी थी। तो आज हम पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी या इसको बोल सकते हैं मोंजले की आवर्त सारणी। मोंजले की आवर्त सारणी, ठीक है। तो दोनों नाम से आप कोई से भी ले सकते हो। तो मोंजले की जो आवर्त सारणी है या आधुनिक आवर्त सारणी है उसका एक आवर्त नियम होता है। जैसे मेंडलिप की आवर्त सारणी का भी एक आवर्त नियम था, उसी प्रकार से यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी का या मोंजले की आवर्त सारणी का क्या होता है, आवर्त नियम है। तो वो आवर्त नियम क्या है, वही बात सेम टू सेम जो मेंडलिप ने बोली थी, बस वहां पर परमाणु भार है, वहां पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा परमाणु क्रमांक। तो उसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे, सबसे पहले तत्वों के, तत्व होते हैं ना, तो तत्वों के कौन से गुण, तत्वों के भौतिक, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक या क्रमांकों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। यही क्या आपका आवर्त नियम है। किसका आवर्त नियम है, आधुनिक आवर्त सारणी या मोंजले की आवर्त सारणी। मतलब जैसे जैसे वो क्या होते जाएंगे, परमाणु क्रमांक है वो क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे, वैसे वैसे वो क्या होते जाएंगे, आपके जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है उनमें भी क्या आता जाएगा, परिवर्तन आता जाएगा। तो इसको जो आधुनिक आवर्त सारणी है, क्योंकि इसको हम पढ़ते हैं तो आपको इसको अच्छे से समझना है कि क्या क्या इसके अंदर है। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी को मतलब आवर्त सारणी का दीर्घ रूप या लंबा रूप भी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी क्या कहते हैं, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। मतलब मेंडलिप की आवर्त सारणी छोटी थी, वहां पर छोटी नहीं थी, फिर भी बड़ी थी। लेकिन जो आपका ये जो मोंजले की आवर्त सारणी है वो थोड़ी सी विस्तृत है और थोड़ी सी सरल भी है और इसमें थोड़ी सी मतलब ये थोड़ी सी लंबी है, मतलब विस्तृत रूप से है। तो इसके लिए बोल देते हैं कि जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है उसको क्या बोलते हैं, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप, या फिर इसको बोल देते हैं आवर्त सारणी का लंबा रूप। तो ये आपको बाद में बात है वो ध्यान में रखनी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे मेंडलिप की आवर्त सारणी में वो क्या किया गया था, वर्ग और जो आवर्त बांटे गए थे, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको वर्गों और आवर्तों में बांटा गया। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, कितने आवर्त होते हैं, उनको हमें देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्गों की संख्या होती है, वर्ग होते हैं वो होते हैं आपके 18। वर्ग कितने होते हैं, 18 होते हैं। और यहाँ पर जैसे मेंडलिप की आवर्त सारणी में प्रत्येक वर्ग को, मेंडलिप की आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते थे, 8 होते थे। और उन 8 को वर्गों को क्या किया गया था, प्रत्येक 8 वर्ग है उनको क्या दो उपवर्गों में बांटा गया था। लेकिन यहाँ पर वो जो वर्ग है उनको किसी भी उपवर्गों में नहीं बांटा गया। तो वर्ग हो गए आपके 18 और जो आवर्त होते हैं, आवर्त हो गए आपके, आवर्त हो गए 7। आवर्त कितने हो गए आपके, 7 हो गए। तो ये हो गए जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें वर्गों की संख्या तो होती है आपकी 8 और जो आवर्त होते हैं वो कितने होते हैं आपके 7 होते हैं, ठीक है। अब देखो जो आवर्त है वो किसको प्रदर्शित कर देंगे। अब देखो ये किस प्रकार से मैं आपको पूरी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको तो मैं यहाँ पर नहीं बना सकता हूँ, फिर भी मैं उसका प्रोटोटाइप बना देता हूँ कि कैसी होती है आपकी आधुनिक आवर्त सारणी। तो कुछ इस प्रकार से देखो, कुछ इस प्रकार से आपकी क्या होती है जो आपके आधुनिक आवर्त सारणी है वो होती है। अब यहाँ पर वर्ग किसको बोलेंगे, जो ऊर्ध्वाधर जो आपके स्तंभ होते हैं, ऊर्ध्वाधर स्तंभ मतलब जो इस प्रकार से स्तंभ बने होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, वर्ग कहलाएंगे। जैसे हमने मेंडलिप की आवर्त सारणी में पढ़ा था कि ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर ऊर्ध्वाधर स्तंभ या पंक्तियों को क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से डिब्बे बने हुए यहाँ पर ये जो इस प्रकार से वो कितने हैं आवर्त सारणी के अंदर 18 है। मतलब वर्गों की संख्या कितनी है इसमें, 18 है। और आवर्तों की संख्या कितनी है, आवर्तों की संख्या आपकी 7 है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ से 3 से लेके यहाँ तक हो गया 12।
3 से लेकर कहां तक होगी, ये 12 होगी यहाँ पर, इस प्रकार से बने हुए हैं। और यहाँ पर 12 के बाद में यहाँ से 13 से लेकर कहां तक होंगे, 18 तक होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये तो हो गए आपके कितने, 1 से लेकर 18 तक क्या हो गए, वर्ग हो गए। अब हमारे बात करते हैं आवर्त की, तो आवर्त कितने होते हैं, आवर्त होते हैं आपके 7। अब कैसे होते हैं आवर्त, एक तो आवर्त ये हो गया आपका इस प्रकार से, फिर ये दूसरा आवर्त, उसके बाद में यहां से ये तीसरा आवर्त, ये चौथा आवर्त, ये पांचवा और ये छठा और ये सातवां। कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए पूरे। तो ये हो गए आपके इस प्रकार से 7। ठीक है, यहाँ तक यहाँ तक। तो ये आवर्त होगी, ये पहला आवर्त हो गया, ये दूसरा आवर्त हो गया, ये तीसरा आवर्त हो गया, ये चौथा आवर्त हो गया, ये पांचवा आवर्त हो गया, छठा और ये सातवां। मतलब जो आपके 37 पंक्तियां होती है इस प्रकार से, ये 37 जो पंक्तियां होगी उनको हम क्या बोलेंगे, आवर्तें बोलेंगे यहाँ पर। तो ये हो गए वर्ग और क्या हो गए, आवर्तों की संख्या। अब यहाँ पर देखो कि जो आपके वर्ग होते हैं, मतलब सॉरी आवर्त की बात करते हैं, आवर्त है तो आवर्त के अंदर, एक आवर्त के अंदर, पहले आवर्त के अंदर कितने तत्व होते हैं, दूसरे आवर्त के अंदर वो कितने तत्व होते हैं, तीसरे आवर्त के अंदर वो कितने तत्व होते हैं। तो अगर पहले बात करें, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, देखो इसी के अंदर लिख रहा हूं मैं। तो पहला जो आवर्त है, पहले आवर्त के अंदर होते हैं आपके 2 तत्व। कितने होते हैं, 2 तत्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा और जो तीसरा आवर्त है, दूसरे और तीसरे आवर्त में होते हैं आपके 8। कितने होते हैं, 8। मतलब दूसरे आवर्त में भी कितने होंगे तत्व, 8 होंगे, और तीसरे आवर्त में भी कितने होंगे, 8 होंगे। तो पहले आवर्त में 2 तत्व है, इसलिए इसको बोलते हैं अति लघु आवर्त। क्या बोलते हैं, अति लघु आवर्त। और दूसरे और तीसरे में क्या आपके 8 तत्व है, इसको इसलिए इसको बोलते हैं लघु आवर्त। क्या बोलते हैं, लघु आवर्त। उसके बाद में देखो कौन सा बच गया, चौथा और पांचवा। चौथे और पांचवे में होते हैं आपके 18 तत्व। तो इसको बोलते हैं मतलब दीर्घ आवर्त, दीर्घ आवर्त। और जो आपका छठा और सातवां होते हैं, इसमें होते हैं 32, तो इसलिए इसको बोलते हैं अति दीर्घ आवर्त, अति दीर्घ आवर्त। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मतलब पहले वर्ग में, पहले आवर्त के अंदर 2 ही तत्व होते हैं। कौन से होते हैं, एक तो यहाँ पर हाइड्रोजन होता है और एक यहाँ पर होता है हीलियम। ठीक है, इस प्रकार से होता है। ये आवर्त है, आवर्त इस प्रकार से देखे जाते हैं आपके। ठीक है, ये आवर्त हो गई। तो पहले जो आपका आवर्त है उसके अंदर कितने तत्व हो गए, 1 और 2 हो गए। दूसरा जो आपका आवर्त होता है उसमें होते हैं 8। कैसे, कौन कौन से हो गए देखो, लिथियम, फिर आता है बेरिलियम, फिर यहाँ पर आएगा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो देखो 8 तत्व हो रहे नहीं हो रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना। इसी प्रकार से आपके क्या आएंगे, यहाँ पर जो आपका 3 नंबर है, 3 नंबर जो आवर्त है उसके अंदर है वो आएंगे। उसके अंदर भी कितने आएंगे आपके, 3 नंबर आवर्त के अंदर भी 8 तत्व ही आएंगे। तो इसलिए इसको पहले को बोल दिया अति लघु आवर्त, दूसरे और तीसरे को बोल दिया क्या, लघु आवर्त, चौथे और पांचवे को बोल दिया क्या, दीर्घ आवर्त, और छठे और सातवें को क्या बोल दिया, अति दीर्घ आवर्त बोल दिया। अब यहाँ पर देखो छठे और जो सातवां आवर्त है ना, इसके अंदर से यहाँ से कुछ तत्व हैं, यहाँ पर आवर्त सारणी में ना दर्शा के यहाँ पर कुछ तत्वों को है वो क्या कर दिया गया, यहाँ से मतलब इससे आवर्त सारणी से जो अलग दर्शाया गया, ठीक है, वो इनको एक अलग नाम दिया गया था ताकि वहां पर क्या हो, कुछ अलग गुण थे, इसलिए इनको वो क्या रखे गए, इस प्रकार से यहाँ पर रखे गए। तो जो छठा और सातवां आवर्त है, आप ऐसे गिनोगे तो आपको कम मिलेंगे यहाँ पर, लेकिन साथ में ये भी आते हैं, इसलिए ये कितने हो जाएंगे आपके 32 हो जाएंगे। मतलब छठे आवर्त में भी कितने होंगे आपके 32 तत्व, और सातवें आवर्त में भी कितने होंगे 32 तत्व होंगे। तो ये आपको बात पता होनी चाहिए। अब देखो एक बात यहाँ पर पता चली कि जो वर्ग होते हैं आपके, वर्ग कौन से, इस प्रकार से जो वर्ग होते हैं, इन वर्गों में देखा गया जैसे यहाँ पर कौन कौन से तत्व होंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, रुबेडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ठीक है, ये होते हैं तत्व। और यहाँ पर कौन से हो जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक बता रहे आपको, यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कौन कौन से, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, ये तत्व हो गए। तो यहाँ पर क्या देखा गया कि जब भी हम क्या करते हैं, वर्ग देखते हैं, वर्ग के अंदर देखते हैं, तो वर्ग है वो आप प्रत्येक वर्ग के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है बाह्यतम कोश में, वो सब की क्या होती है, समान होती है। अब देखो समान कैसे होती है कि जैसे हम यहाँ पर देखते हैं तत्वों की, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में देखते हैं, तो ये आपका नाभिक हो गया, ये आपका पहला कोश हो गया।
इस पहले कोष के अंदर कितने होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन कितने, परमाणु क्रमांक 1, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1 होंगे। तो इसका मतलब ये तो आपको पता ही होना चाहिए ना कि भाई कोई भी तत्व है जैसे हाइड्रोजन है 1H1 है इस प्रकार से, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यहाँ पर ध्यान देना, वापस से बता देता हूँ। कोई भी आपके पास में कोई भी मान लो कोई एक्स तत्व है, ठीक है, कोई सा भी एक्स तत्व है, तो जो आपका एक्स तत्व होगा उसका परमाणु क्रमांक है वो यहाँ पर लिखेंगे हम Z, जिसको परमाणु क्रमांक को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, Z से प्रदर्शित करेंगे। और इसके ऊपर यहाँ पर लिखेंगे आपके A, ये क्या प्रदर्शित करेगा, आपका परमाणु द्रव्यमान है उसको या द्रव्य भार को प्रदर्शित करेगा कि उस तत्व का भार कितना है या द्रव्यमान संख्या कितनी है। अब यहाँ पर देखो इस तत्व के अंदर जो एक्स तत्व है, इस एक्स तत्व के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जितने आपके परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। कोई भी तत्व है, कोई भी तत्व के अंदर जितने आपके वो क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, उतने ही क्या होते हैं आपके परमाणु क्रमांक होते हैं। कहने का मतलब है परमाणु, पता है कि परमाणु क्या होता है, परमाणु के अंदर 3 मूलभूत कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो किसी भी तत्व में हमें कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो एक चीज हमारे को यहाँ पर प्रैक्टिकल करके बता दी कि जो प्रोटॉनों की संख्या है ना, वो प्रोटॉनों की संख्या आपकी इतनी है, ठीक है। तो उन प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। एक चीज बताना जरूरी है, तो यहाँ पर प्रोटॉन है, प्रोटॉन के बराबरी क्या होता है आपका Z होता है। ये ऐसे बोल सकते हो जितना तत्व का परमाणु क्रमांक होगा उतना ही क्या होगा आपका प्रोटॉनों की संख्या होगी उसमें। और यहाँ पर Z के बराबरी होगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेकिन एक कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या Z के बराबर कब होगी, जब परमाणु क्या होगा, उदासीन होगा। क्योंकि अगर परमाणु उदासीन नहीं होगा तो इसका मतलब उदासीन मतलब अवशिष्ट कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिया, त्याग कर दिया, तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि भाई जितने आपके परमाणु क्रमांक होंगे उतने ही क्या होंगे आपके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं बोल सकते ना। इसका मतलब यहाँ पर कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या Z के तभी बराबर होगी जो परमाणु क्या होगा आपका उदासीन होगा। अब यहाँ पर ये तो पता चल गया कि Z बराबर है P के और P बराबर है आपके इलेक्ट्रॉन, मतलब ये बात आपको पता चल गई। अब यहाँ पर जो परमाणु का द्रव्यमान होता है A, वो किसके बराबर होता है, हमें पता है भाई, हमने जो परमाणु है परमाणु के अंदर पढ़ा था कि परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है वो कहां पर स्थित होता है, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान होता है उसके नाभिक में स्थित होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। और नाभिक में क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते ना, इलेक्ट्रॉन तो क्या करते रहते हैं, बाहर गति करते रहते हैं। तो मतलब नाभिक के अंदर क्या होते हैं, एक तो होता है प्रोटॉन और एक क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। इसका मतलब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पर रहेंगे। और नाभिक का संपूर्ण द्रव्यमान कहां पर होता है, उसके नाभिक मतलब सॉरी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहां पर होता है, उसके नाभिक में। इसका मतलब जो आपका द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होगा वही क्या होगा, पूरे परमाणु का द्रव्यमान होगा। इसका मतलब ए को किसके बराबर लिख सकते हो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर लिख सकते हो। अब यहां से क्या हो जाएगा, ए बराबर प्रोटॉन किसके बराबर है, Z के बराबर है, तो यहाँ पर Z लिख दो प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ से न्यूट्रॉन किसके बराबर है, N किसके बराबर गया, Z को इस साइड भेज दो, मतलब क्या बन गया A माइनस का Z। और ये N क्या है, N है आपके न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। अब पता चल गया होगा कि कैसे हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, कैसे हम प्रोटॉनों की संख्या निकालेंगे और कैसे हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है, पिछली जो 9th क्लास थी उसमें भी आपने पढ़ा होगा और अब भी आप अगर नहीं पढ़ा तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अब चलो हम बात करते हैं कि भाई हमने आवर्त देख लिए थे यहाँ पर कि आवर्त इनको क्या क्या नाम देते हैं। अब हम कुछ गुण देखते हैं कि वर्गों के क्या गुण होते हैं और आवर्तों के क्या गुण होते हैं, या फिर जो वर्ग में ये जो हाइड्रोजन के बाद में लिथियम है तो ये हाइड्रोजन के बाद में लिथियम में क्यों आया, बेरिलियम क्यों नहीं आया यहाँ पर, ठीक है। तो वो बात हम देखते हैं यहाँ पर। तो देखो कोई भी एक तत्व लेते हैं, जैसे सोडियम ले लो, ठीक है। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 11। कितना होता है, 11। इसका जो द्रव्यमान संख्या होती है वो 23 होती है। द्रव्यमान संख्या आपको याद है, द्रव्यमान और जो परमाणु क्रमांक है वो आपको याद करने पड़ेंगे। 30 तक तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। 30 तक परमाणु क्रमांक तो कंपलसरी है, याद होने चाहिए। 30 तक याद होंगे तो आप कहीं तक नहीं अटकोगे, कहीं पर भी जो आपके जो केमिस्ट्री के चैप्टर है उनमें आप कहीं पर नहीं अटकोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोडियम। अब देखो सोडियम में बताओ मतलब इलेक्ट्रॉन कितने, तो जितने आपके परमाणु क्रमांक होगा Z कितना, Z आपका Z बराबर है 11। इसके मतलब Z बराबर होता है प्रोटॉन बराबर होता है इलेक्ट्रॉन। इसके मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 11 होगी। और प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 11 होगी। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या होती है A माइनस Z। तो यहाँ पर A माइनस Z करोगे, 23 में से कितना घटाओगे आप, 23 में से 11 घटाओगे मतलब कितना जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे को पता चल गया कि भाई जो सोडियम उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 11 है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सोडियम के। तो उसके लिए हमारे को क्या बनाना पड़ेगा, परमाणु बनाना पड़ेगा। तो ये देखो आपका नाभिक हो गया, ये पहला कोश, दूसरा कोश, ये तीसरा कोश बन गया यहाँ पर।
अब देखो यहाँ पर पहले कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं, 2n² का सूत्र लगेगा और पहले कोष को यहाँ पर n बराबर 1 देते हैं तो पहले कोष में रह जाएंगे। यहाँ पर अगर पता नहीं है तो यहाँ पर लगा ले, देख लो। यहाँ पर पहले कोष की बात हो रही है, मतलब n बराबर 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1 × 2 कितना हो गया 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं। और सोडियम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सोडियम की बात कर रहे हैं यहाँ पर तो यहाँ पर 2 बढ़ दिए। फिर दूसरे कोष में कितने बढ़ सकते हैं, तो दूसरे कोष के लिए 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 मतलब 8 बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपके 11 में से 2 बढ़ दिए, यहाँ पर 8 बढ़ दिए। और अब यहाँ पर कितने बचे, 10 तो भर दिए। इसका मतलब आइटम तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन आया। अब हमारे को देखना है क्या पोटेशियम या लिथियम में उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन आता है या नहीं आता है। तो लिथियम के भाइतम कोष में भी है आपके कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो हमारे पता चल जाएगा भाई कि जो आपका एक वर्ग होता है, एक वर्ग में जितने भी आपके जो आपके तत्व हैं उनके सबके भाइतम कोष में समान इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते हैं। तो लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 3 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और द्रव्यमान संख्या होती है 7। तो इसके लिए जो आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 3 के बराबर होगी ना, क्योंकि जितने परमाणु क्रमांक उतने ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये बराबर आ गया आपका 3। अब यहाँ पर देखो भाइतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये आपका नाभिक, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष। पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। भाइतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो पहले ही भर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो यहाँ पर भी भाइतम कोष में देखो कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के भाइतम कोष में भी कितना इलेक्ट्रॉन आया, 1 इलेक्ट्रॉन आया। पोटेशियम के भाइतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। रुबिडियम के भाइतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब कहने का मतलब एक ही वर्ग में सभी तत्वों के वो भाइतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 आता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर कि वर्ग, जो वर्ग होते हैं वर्गों के अंदर है वो क्या होती है, वर्गों की क्या खासियत होती है कि वर्ग में क्या होता है, प्रत्येक जो आपके मतलब तत्व है एक वर्ग के अंदर प्रत्येक तत्वों के भाइतम कोष में क्या आते हैं, समान इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब भाइतम कोष की बात करेंगे, सॉरी मतलब आवर्त की बात करेंगे, आवर्त में है वो क्या होता है। तो आवर्त में आप देखोगे कि आवर्तों के अंदर चेक करोगे कि लिथियम, बेरिलियम, तो इनमें देखोगे तो इनमें क्या होगा, आपके जो भाइतम कोष में इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यहाँ पर आपको 1 मिली, यहाँ पर 2 मिलेगी, फिर यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे भाइतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिलेगी। तो ये हो गया आपके वर्ग और आवर्त के बारे में कि वर्ग और आवर्त क्या होते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे पहला जो आपका वर्ग था उसके अंदर है वो पहले वर्ग के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 मिली, तो दूसरे वर्ग के अंदर आप चेक करोगे तो दूसरे वर्ग में आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिलेगी 2। तो इस प्रकार से आप देखोगे प्रत्येक वर्ग के अंदर है वो क्या मिलती है, अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिलती है। तो इसी के आधार पर जो आपके आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी को 4 मतलब खंडों में ब्लॉकों में बांटा गया और उन ब्लॉक को क्या नाम दिया गया, जो आपका पहला और दूसरा वर्ग है, यहाँ पर बना देता हूं, पहला और जो दूसरा वर्ग है, पहले और दूसरे वर्ग को किस ब्लॉक में रखा गया, एस ब्लॉक में रखा गया। किस में रखा गया, एस ब्लॉक। कहने का मतलब पहले और दूसरे वर्ग के जो तत्व होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। नाम बांट दिया, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी थी, इसको 4 ब्लॉकों में बांट दिया। तो पहला और जो दूसरा वर्ग है, पहले और दूसरे वर्ग को है वो क्या बोला गया, एस ब्लॉक बोला गया। फिर आते हैं आपके 3 से 12 तक, या पहले बात कर ले 13 से लेकर 18 तक के। तो 13 से लेकर जो 18 तक के जो आपके वर्ग थे उनको बोला गया पी ब्लॉक। क्या बोला गया, पी ब्लॉक बोला गया। और उसके बाद में 3 से लेकर जो 12 तक वर्ग है इनको बोला गया आपका डी ब्लॉक। और उसके बाद में जो आपके इसी के अंदर 3 से लेकर 12 तक के बीच के अंदर देखो यहाँ पर एक क्या निकल रहा है, एक अलग से यहाँ पर 2 पंक्तियां, यहाँ पर 2 पंक्तियां होगी, ये 2 पंक्तियां निकल रही है, इनको बोलते हैं यहाँ पर एफ ब्लॉक। जो अलग से पंक्तियां निकली इनको हम क्या बोलेंगे, एफ ब्लॉक तत्व। तो ये आपको पता चल गया होगा कि हमने आधुनिक आवर्त सारणी को कितने ब्लॉकों में बांटा है, 4 ब्लॉकों में बांटा है, एस, पी, डी और एफ ब्लॉकों में बांट दिया। पहला और दूसरा वर्ग इसको हम क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक। 13 से लेकर 18 तक इसको क्या बोलेंगे, बी ब्लॉक बोलेंगे। और 3 से लेकर 12 तक है उसको हम क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक के अंदर से ही बाहर क्या निकला आपका, एफ ब्लॉक निकला। मतलब आवर्त सारणी के बाहर जो स्थित 2 पंक्तियां हैं इनको हम क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक, सॉरी एफ ब्लॉक बोलेंगे। तो आवर्त पता चल गए, वर्ग पता चल गए, वर्गों में क्या गुण होते हैं, आवर्तों में क्या गुण होते हैं, और आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी को कितने ब्लॉकों में बांटा गया वो भी हमें पता चल गया। अब जो एस ब्लॉक बोला गया है, तो यहाँ पर जो एस ब्लॉक है उसको क्या कहते हैं, एस ब्लॉक का नाम क्या होता है, मतलब क्या उसमें कौन से तत्व है या किस प्रकार के तत्व होते हैं। तो जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक के अंदर है वो एस ब्लॉक का जो नाम होता है, पहला वर्ग होता है, पहले वर्ग को बोलते हैं मृदा धातुएं। क्या बोलते हैं, मृदा धातुएं।
और जो दूसरा वर्ग है, दूसरे वर्ग को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, ये इनका नाम होता है। पहले वर्ग को तो बोलेंगे मृदा धातुएं, दूसरे वर्ग को बोलेंगे क्षारीय मृदा धातुएं। तो कहने का मतलब एस ब्लॉक को क्या बोलते हैं, मृदा धातुएं या क्षारीय मृदा धातुएं। उसके बाद में पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक को बोलते हैं मुख्य निरूपक तत्व, मुख्य निरूपक तत्व कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना, मतलब 13 से लेकर 18 तक के जितने भी तत्व होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मुख्य निरूपक तत्व बोलते हैं। 18वां जो वर्ग होता है, 18 वर्ग के अंदर उत्कृष्ट गैस आती है। कौन सी गैस आती है, उत्कृष्ट गैसें या नोबल गैसें या एक्री गैसें, कुछ बोल सकते हो, तीनों नाम सेम ही है। तो यहाँ पर आते हैं आपके उत्कृष्ट गैस आ गई। जो आपका 17वां वर्ग है इसको आपको ध्यान में रखना है, जो 17वां वर्ग है इसको बोलते हैं हेलोजन वर्ग। हम वर्गों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसमें 17वें वर्ग की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो 17वें वर्ग को क्या बोलते हैं, हेलोजन वर्ग बोलते हैं। और 13 से लेकर 18 तक के जितने भी तत्व हैं उनको सबको साथ में क्या बोलेंगे, मुख्य निरूपक तत्व कहेंगे। अब यहाँ पर डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक को बोलते हैं संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व। और क्योंकि डी ब्लॉक में से क्या निकला, आपका एफ ब्लॉक निकला, इसलिए इसको बोलते हैं अंत्य संक्रमण तत्व, अंत्य संक्रमण तत्व। और इसी डी जो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक में यहाँ पर देखो दो पंक्तियां आ गई ना, तो यहाँ पर ये जो पहली पंक्ति है ना वो लेंथेनम के बाद में आती है। किसके बाद में आती है, यहाँ पर एक लेंथेनम तत्व आएगा, उस लेंथेनम तत्व के बाद में यहाँ पर ये जो अगला तत्व है वो शुरू हो जाएगा। इसलिए लेंथेनम के बाद में आने वाली पंक्ति को बोलते हैं लेंथेनॉइड श्रेणी। क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड श्रेणी या पंक्ति। और उसके बाद में यहाँ पर ये जो दूसरी पंक्ति है भाई, ये जो इस प्रकार से बॉक्स बन रहा है ना, तो यहाँ पर जो बॉक्स बन रहे हैं यहाँ से लेंथेनम आता है, लेंथेनम के बाद में यहाँ पर क्या था आपका, इस प्रकार से ये जो लेंथेनम के बाद में आने वाले तत्वों को इस प्रकार से यहाँ पर दर्शा दिया। तो लेंथेनम के बाद में आने वाली जो पंक्ति है उसको बोलते हैं लेंथेनॉइड श्रेणी। और जो आपकी एक्टिनियम के बाद में आने वाली जो आपकी पंक्ति इसको बोलते हैं एक्टिनॉइड श्रेणी, एक्टिनॉइड श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ब्लॉक के भी क्या होगी, आपके नाम होगी, ध्यान रहेगा, सबको याद रहेगा। पहला और दूसरा वर्ग ये इस ब्लॉक में आएगा, 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक में, 13 से 18 तक पी ब्लॉक में। और ये अलग से जो आउट सारणी से अलग इसको बोलेंगे एफ ब्लॉक। पहले वर्ग को बोलेंगे मृदा धातुएं, दूसरे बोलेंगे क्षारीय मृदा धातुएं। इनको दोनों को साथ में ये बोल देंगे क्षारीय धातुएं तथा क्षारीय मृदा धातुएं। पी ब्लॉक को बोलेंगे मुख्य निरूपक तत्व, उनमें भी मुख्य निरूपक तत्व में अगर वर्ग की बात करें तो 18वें वर्ग को बोलते हैं आपको उत्कृष्ट गैसें, और 17वें वर्ग को बोलते हैं हेलोजन वर्ग। क्या बोलते हैं, हेलोजन वर्ग। और उसके बाद में आता है डी ब्लॉक ये वाला जो 3 से लेकर 12 तक, ये यहाँ से यहाँ तक है, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। और इस डी ब्लॉक को मतलब क्या नाम है, संक्रमण तत्व है। और डी ब्लॉक के अंदर से वो क्या निकली, एफ ब्लॉक निकला, इसलिए इसको बोलते हैं अंतर संक्रमण तत्व है। और एफ ब्लॉक का ये अलग से दोनों पंक्तियां उनका नाम रख दिया लेंथेनॉइड श्रेणी और एक्टिनॉइड श्रेणी। क्यों रखा गया, क्योंकि लेंथेनम के बाद में आने वाले तत्वों को लेंथेनॉइड मतलब तत्व कहते हैं, और एक्टिनॉइड के बाद में आने वाले तत्वों को एक्टिनॉइड या एक्टिनॉइड मतलब आने वाले तत्वों को एक्टिनॉइड तत्व मतलब कहते हैं। तो ये हो गए आपके यहाँ पर कुछ इनके नाम हो गए कि इनको हम क्या क्या कहेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि यहाँ पर कौन सी धातुएं होगी और सारणी के अंदर कौन सी उप धातुएं होगी और कौन सी अधातुएं होगी, उनके बारे में हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पर कि कौन सी धातु होगी, कौन सी उपधातु होगी और कौन सी अधातु होगी। 3 ही तो कंडीशन होती है आपके पास में। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से, हाइड्रोजन होता है वो आपका अधातु आता है। क्या आता है, अधातु। आपकी जो बुक प्रोवाइड कर रखी है या आपके पास में जो बुक होगी उसमें आप और सारणी ये खोल लेना यहाँ पर और उसमें देखना जो हाइड्रोजन है उस पर लाल कलर कर रखा है। ठीक है, लाल कलर नहीं है तो आप ध्यान रखना कि हाइड्रोजन है वो क्या होता है, आपका अधातु होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन के अलावा जो आपका लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये जितने भी है वो सारी धातुएं हैं कि नहीं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर यहाँ पर बात आते हैं पी ब्लॉक में, ये सारी आपकी है वो यहाँ पर सारी क्या धातुएं, ए धातुएं ना, वो ए धातुएं वो सारी इस साइड में। ठीक है, इस साइड में सारे क्या रहते हैं आपकी धातुएं, इस साइड में क्या रहेगी आपकी ए धातु रहेंगे। ठीक है, अब देखो ये आपके हो गए धातुएं। अब यहाँ पर आएंगे आपकी उपधातुएं और यहाँ पर आएगी आपकी कौन सी अधातुएं। तो उपधातुएं कौन कौन सी होती है, तो उसके लिए देखो यहाँ पर एक तो हो गया बोरोन, यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनी होती है उपधातुओं की। वो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है वो क्या करती है आपकी धातु और अधातु को क्या करती है, अलग करती है। तो टेढ़ी मेढ़ी लाइन में कौन कौन से तत्व होते हैं, एक तो होता है आपका बोरोन, फिर आता है आपका सिलिकॉन, और उसके बाद में आता है आपका जर्मेनियम, फिर
फिर आता है आर्सेनिक, और यहाँ पर ये ब्लॉक सही सही मतलब ऐसे ही बना रहा हूँ मैं, यहाँ पर सही नहीं बने तो आप देख लेना फिर, ठीक है, ऐसे ही बना रहा हूँ मैं। यहाँ पर बोरॉन आ गया, सिलिकॉन आ गया, जर्मेनियम आ गया, आर्सेनिक आ गया, और उसके बाद में आता है आपका एंटीमनी, मतलब Sb आता है। कहने मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर सही बनेगा नहीं। कौन कौन सी उपधातु होती है? उपधातु होती है एक तो बोरोन होती है, उसके बाद में सिलिकॉन, फिर आपकी आती है जर्मेनियम, फिर आता है आर्सेनिक, और फिर आता है आपका एंटीमनी। और उसके बाद में आ गया आपका एस्टेटिन, AT, ठीक है। तो ये इस प्रकार से वो आपकी क्या होगी, उपधातुएं होती है। इनको क्या बोलते हैं? इन सबको क्या बोलेंगे? उपधातु, या इनको बोलते हैं अर्धचालक, अर्धचालक। तो ये हो गई आपकी उपधातु हो गई यहाँ पर। तो ये उपधातुएं क्या करती है, यहाँ पर जो धातुएं होती है और जो अधातु होती है उनको क्या करते हैं यहाँ पर, मतलब क्या करते हैं यहाँ पर, इनको अलग करते हैं। तो ये जो इस प्रकार से आपके आवर्त सारणी देखोगे तो वहां पर इस प्रकार से सब में क्या बन रखे हैं, इस प्रकार से यहाँ पर तीर के यहाँ पर मतलब बीच में बन रखे हैं। तो ये जो इस साइड में जितने भी ये तत्व है यहाँ से लेके यहाँ तक तत्व, ये सारे किस में आएंगे, आपके अधातु में आएंगे, गिने जाएंगे। और ये जो इस प्रकार से लाइनें बना रखी है वो क्या होंगे, आपके सारे उपधातु होंगे। और ये जो यहाँ पर है वो क्या होंगे, आपके मतलब धातुएं होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो यहाँ पर ये सारी क्या होगी, आपकी धातुएं होगी। तो बिल्कुल आसान है आपके पास में कि आवर्त सारणी के बाईं साइड में, इस साइड में देखिए ये बाईं साइड होता है, ठीक है। बाईं साइड में वो सारी क्या होती है, धातुएं होती है। और दाईं साइड में जाओगे तो दाईं साइड में क्या रहेगी, आपकी अधातु रहेगी। धातु और अधातु को बीच में से कौन टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनी होगी, और टेढ़ी मेढ़ी लाइन में वहां पर क्या होगी, आपकी उपधातु या अर्धचालक होंगे, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है। और एस्टेटिन हो गया, एक नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है, आप देख लेना, जो आपका आधुनिक आवर्त सारणी है उसके अंदर मिल जाएगा आपको, ठीक है। और ये उपधातु आपको ध्यान में, यहाँ पर ध्यान में भी रखनी है। तो ये हो गई आपके आधुनिक आवर्त सारणी। एक छोटी सी परिभाषा और बच गई कि जो यूरेनियम, यहाँ पर आता है यूरेनियम, ठीक है, 92 पे यूरेनियम, यू से प्रदर्शित करते हैं। यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व पैरा यूरेनियम कहलाते हैं। ये इंपोर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि 92 यूरेनियम आता है 92 पे। तो यूरेनियम के बाद में जितने भी यहाँ पर तत्व आएंगे उन सबको हम क्या बोलेंगे, पैरा यूरेनियम कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, कितने आवर्त होते हैं, ठीक है। और आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसके अंदर वर्ग में क्या गुण होते हैं, आवर्त में क्या गुण होते हैं। फिर वहां पर हमने देख लिया था कि उन जो हमारे जो आधुनिक आवर्त सारणी उसको कितने ब्लॉकों में बांटा गया, 4 ब्लॉकों में बांट दिया, SPD ब्लॉकों में बांट दिया। फिर वहां पर हमने देख लिया कि भाई जो अलग अलग ब्लॉक थे उन सब के अलग अलग ब्लॉकों के क्या नाम होंगे, उनके नाम हमने देख लिए थे। फिर जैसे S ब्लॉक था तो S ब्लॉक के 2 वर्ग बांट दिए तो उनके नाम अलग अलग भी थे, देख लिए थे। F ब्लॉक होता है वो क्या होता है, आपका D ब्लॉक में से निकला होता है, इसलिए वहां पर 2 पंक्तियां होती है। तो पहली पंक्ति को बोलते हैं लेंथेनॉइड श्रेणी और दूसरी पंक्ति को बोलते हैं एक्टिनॉइड श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। लेंथेनियम के बाद में आने वाले तत्वों को लेंथेनॉइड तत्व या लेंथेनॉइड तथा इस श्रेणी को लेंथेनॉइड श्रेणी कहते हैं। और एक्टिनियम के बाद में आने वाले तत्वों को एक्टिनॉइड तत्व कहते हैं और इस श्रेणी को कहते हैं एक्टिनॉइड श्रेणी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना। और यूरेनियम के बाद में आने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, पैरा यूरेनियम तत्व कहते हैं। तो ये आपकी बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको आधुनिक आवर्त सारणी है वो बता दी। और अगर मान लो आपको मतलब आपको शॉर्ट ट्रिक बतानी है कि भाई ये कैसे लिखा, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, ये अगर आपको वापस से भाई बतानी है, नहीं तो मैंने बता रखी है शायद आपको, फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है और आप मतलब आपको पता नहीं है कि इनकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। इस उपधातुओं की भी एक शॉर्ट ट्रिक होती है वो भी मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पर शायद मेरे हिसाब से एक उपधातु नहीं तो आप जो आपकी आवर्त सारणी उसके अंदर आप अच्छे से देख लेना, उसमें आप अच्छे से चेक करना है कौन कौन से वर्ग है। वहां पर नीचे इस प्रकार से बने रहेंगे, उसमें आपको बता रखा होगा ऐसे कि ये कलर है तो ये आपकी मेटल है, मतलब आपकी नॉन मेटल है, या फिर बता रखा होगा ये गैसीय अवस्था में है या फिर किस प्रकार से। तो आप कलर देख के यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो ये कुछ गैसीय अवस्था में होते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, यहाँ पर ये जो है ना ये नियोन, यहाँ पर ये कुछ गैसीय अवस्था में होते हैं। बाकी लगभग वो सारी किस्में होती है ठोस अवस्था में होती है, क्योंकि धातु क्या होती है
ठोस होती है, तो लगभग ठोस अवस्था में होती है, कुछ लिक्विड अवस्था में होती है, तो वो सारे आपको दे रखे यहाँ पर कलर करके, ये अगर ये इस प्रकार का जो कलर जिसमें किया हुआ है तत्व में वो आपका लिक्विड है, या जिस इस प्रकार से लगभग ब्लैक कलर का रहेगा तो ब्लैक वो आपका क्या होती है, ठोस होती है। किसी में लाल कलर का रखा है, इसका मतलब वो आपका क्या होगा, वहां पर गैसीय अवस्था में होगा। और आपको 1 से लेकर 30 तक तत्व याद करने है। एस ब्लॉक के आपको तत्व याद करने हैं और पी ब्लॉक के तत्व याद करने हैं। डी ब्लॉक के नहीं करने, एफ ब्लॉक के नहीं करने, एस ब्लॉक के आपके तत्व याद होने चाहिए, पी ब्लॉक के तत्व याद होने चाहिए। शॉर्ट ट्रिक मेरे हिसाब से मैंने आपको करवा दी, नहीं करवाई थी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, या जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनवाया है वहां पर आप लिख देना कि नहीं बताइए सर, आप वापस बता दीजिए, ठीक है। अब मेरे को पता नहीं है कि भाई शॉर्ट ट्रिक करवाई नहीं है, तो आप वहां पर बता देना मेरे को, मैं वापस अगर नहीं करवाई तो करवा दूंगा। अगला जो टॉपिक होगा, अगले जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें अध्ययन करेंगे।